हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ज्ञान इन्फिनिटी में। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 की जो आपकी बुक है भूगोल, उसका चैप्टर नंबर 1। उसका नाम क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देखते हो, जब सूर्य अस्त होता है यानी जब सूरज डूबने लगता है शाम के समय, तो आप देखते हो कुछ एक दो सितारे दिखाई देते हैं। और जैसे जैसे रात बढ़ती रहती है, इन तारों की संख्या क्या होती है? बढ़ती रहती है। आप आसमान में देखोगे तो ये तारे कुछ तो चमचमाते हुए, बिल्कुल ही टिमटिमाते हुए दिखेंगे, और कुछ इनमें से धुंधले दिखते हैं। अगर आप इन तारों को गिनने बैठोगे तो ये इतने सारे होते हैं कि आप इन्हें गिन नहीं पाओगे। तो आज हम इस चैप्टर में इन तारों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप देखते हो, आपने कभी आसमान में जब चांद को देखा होगा, कभी कभार तो चांद है वो क्या होता है, पूरा दिखाई देता है। और कभी कभार क्या होता है, चांद पूरा नहीं दिखाई देता। जिस दिन आपको चांद पूरा दिखाई देता है ना, उसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। ठीक है, जिस दिन आपको चांद पूरा दिखाई देता है उसे कौन सी रात कहते हैं? पूर्णिमा की। ठीक, पूर्णिमा की रात के 15 दिन बाद तक चांद क्या होता है, कम होता रहता है और कम होता रहता है। और 15वें दिन क्या होता है, चांद बिल्कुल नहीं दिखाई देता। उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या की रात। तो आपको समझ में आ गया पूर्णिमा की रात क्या होती है? जिस दिन आपको चांद पूरा दिखाई देता है। और अमावस्या की रात क्या होती है? जिस दिन आपको चांद नहीं दिखाई देता। और पूर्णिमा की रात के कितने दिन बाद अमावस्या की रात आती है? 15 दिन बाद। और पूर्णिमा की रात और अमावस्या की रात, ये दोनों एक महीने में एक बार आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए। तो बच्चों, जब आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको दिन में, यानी जब दिन का समय होता है, जब सूरज आपके सर पे होता है, तो आपको ये चांद क्यों नहीं दिखाई देते हैं जो आसमान में? तो आप इसका उत्तर क्या दोगे? यही दोगे क्योंकि दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी हमारे आंखों पे बहुत तेज़ी से पड़ती है। इसी कारण से क्या होता है, ये चमकने वाली जो ये सितारे, ये हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? खगोलीय पिंड वो होते हैं जो कुछ भी आपको आसमान में दिखाई दे रहा है, चाहे वो सूरज हो, चंद्रमा हो, या फिर कोई अलग ग्रह हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो भी चीज़ आपको आसमान में दिखाई देते हैं वो सब क्या होते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि खगोलीय पिंड क्या होता है, आप ये आंसर देंगे कि जो भी चीज़ आपको आसमान में दिखाई देती है वे सब क्या है? खगोलीय पिंड होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देख, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रखी है कि कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आकार में बड़े बड़े होते हैं और वो गर्म होते हैं। ये गैस से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, हाँ बच्चों, अगर आपसे कोई भी पूछे कि तारा क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके अपने ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। जैसे सूरज है, सूरज के पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। और इस सूर्य से ही क्या होता है, जो हमारे जो अन्य ग्रह हैं, ये इस सूर्य से ही प्रकाश और ऊर्जा लेते हैं। तो आपको पता चला सूर्य क्या है? एक तारा है। तारा क्यों है? क्योंकि इसके पास अपनी ऊष्मा भी है और अपना प्रकाश भी है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, सूरज आप देखोगे, सूरज क्या होता है, बहुत अत्यधिक गर्म होता है, लेकिन उसकी तपिश हमें इसीलिए नहीं लगती क्योंकि वो हमसे कई करोड़ों किलोमीटर दूर है। इसीलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं और उनकी ऊष्मा हमें लगती नहीं है। आगे क्या दे रखा है? आपने आवश्यक ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जैसा कि आप आसमान में भी जब देखते हो, अगर आप कभी
प्लेन में बैठे होगे तो आप अगर प्लेन से अगर नीचे आप देखोगे धरती की तरफ तो आपको हर चीज़ क्या होगी, छोटी छोटी दिखाई देगी। जैसे इंसान भी क्या होंगे, चींटी की तरह बिल्कुल ही छोटे छोटे दिखाई देंगे। आगे क्या दे रखा है, रात्रि के समय आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी जब आप कभी कभार देखते हो ना, आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और उन तारों से आप क्या होता है, कोई इमेज या कोई ड्राइंग बना देते हो अपने अकॉर्डिंग। इसी को क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसा आगे दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि यानी सात ऋषि पंथ, ये 7 तारों का समूह होता है। यानी एक 7 तारों का समूह होता है, उससे एक आकृति बनती हुई दिखाई देती है। जैसे ये 7 तारों का समूह होता है जो एक नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। जैसा कि यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रही है ना, इसमें देखिए, ये जो आपको ये तारे दिखाई दे रहे हैं ना, 7 तारे, यही क्या है, नक्षत्र मंडल है। इससे क्या करा, इन्होंने आकृति बना दी। देख रहे हो आप, यहाँ पर 2 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यही क्या है, नक्षत्र मंडल। और ये एक अर्शा मेजर या बिग बियर का ये एक पार्ट है। तो आगे चलते हैं। अब देखो, आप अगर अपने दादा या अपने बड़ों से पूछोगे कि पुराने समय में आप दिशा कैसे देखते थे, तो वो कहेंगे कि हम आसमान में तारों को देख के करते थे। अब वो कैसे करते थे, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, इसे ध्रुवीय तारा भी कहा जाता है। जैसे कि उत्तरी तारा यानी एक तारा यहाँ पर दिखता था, स्टार, इसको क्या कहते हैं, हम उत्तरी तारा कहते हैं। और इसे ध्रुवीय तारा भी कहते हैं। और जो ये होता है, ये उत्तर की तरफ होता है। और इसको देख के हम डायरेक्शन दिखा लेते थे, जो हम समझ जाते थे इसकी तरफ पूर्व होगा और इसके इस तरफ पश्चिम होगा और इसके नीचे की साइड क्या होगा, दक्षिण होगा। तो हम उत्तरी तारा को, यानी जो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता था, ध्रुवीय तारा जो उत्तर की दिशा में दिखाई देता था हमें, हमेशा उत्तर की दिशा में। और इसी को, ये जो ध्रुवीय तारा होता है, ये हमेशा उत्तर की दिशा में ऊपर की तरफ होता है। फिर इसके हिसाब इसे देख के हम दिशा का अनुमान लगाते थे कि इस साइड तो पूर्व होगा और इस साइड पश्चिम होगा और इस साइड उत्तर होगा। तो पुराने समय में लोग और ध्रुवीय तारा को देखकर, जो उत्तर में ही पाया जाता है, उससे दिशा का पता लगाते थे। अगर आपसे कोई पूछे कि पुराने समय में दिशा का पता कैसे लगाते थे, तो ध्रुवीय तारा, और ध्रुवीय तारा कहाँ पे पाया जाता था, हमेशा ये उत्तर की दिशा में होता था। इसी को ही देख के हम क्या करते थे, दिशा का पता लगाते थे। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुवीय तारा की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुवीय तारे की ओर इंगित करते हैं, यानी दर्शाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये जो तारा दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है, ये सप्तऋषि जो था ना हमारा, बिग बियर या अर्सा मेजर, इसकी सहायता से हमने क्या करा, इस तारे को हमने पहचान लिया। और ये तारा हमेशा उत्तर में होता है। इसका मतलब इसके इस साइड क्या होगा, पूर्व, इस साइड पश्चिम और इस साइड दक्षिण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा ना, तारे क्या होते हैं, जो अपनी प्रकाश और ऊष्मा खुद निकालते हैं, तो वो क्या होते हैं, तारे। पर जो कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड होते हैं जो क्या होते हैं, वो तारों से ऊष्मा और प्रकाश लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। जैसे हमारा
अर्थ जो है यानी हमारी पृथ्वी भी है वो किस, उस पे जो सूर्य और प्रकाश का स्रोत कौन है, ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत कौन है, सूर्य है। ठीक है, आपको याद रखना है। यानी जो तारों से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करें उन्हें क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ है प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो आपने देखा होगा कि जो सूरज अगर यहाँ पर है और हमारा अर्थ यहाँ पर है तो सूर्य से क्या अर्थ क्या लेता है, ऊष्मा और प्रकाश रहता है, और ये इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी भी हमारा क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ठीक है, आपको याद रखना है पृथ्वी क्या है, ग्रह है, क्योंकि ये सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा लेता है। ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो आपको याद रखना है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है, सूर्य है। सूर्य है, क्योंकि सूर्य इसीलिए तारा कहा गया क्योंकि इसके अपने प्रकाश और ऊष्मा होती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य दे रखा है। ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। यानी जो ये 3 ग्रह बताए बृहस्पति, इनके चारों तरफ क्या होती है, एक रिंग पाई जाती है जो बिल्कुल ही छोटे छोटे पत्थर और गैसों की बनी होती है। अब हम देखेंगे जो हमारे सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो सौर मंडल में उसमें कितने ग्रह पाए जाते हैं, 8। जो प्लूटो है उसे ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। अब देखते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध है। उसके बाद है शुक्र यानी वीनस। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो पृथ्वी है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है, तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी। फिर उसके बाद आता है मंगल, फिर उसके बाद आता है बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर उसके बाद आता है शनि, फिर उसके बाद आता है यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। तो आपको याद रखना है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध, और सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, नेपच्यून। आपको ये याद रखना है। और पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है, सूर्य के बाद सूर्य ग्रह में तीसरे नंबर पर आता है। और आपको ये बेल्ट जो दिख रही है ना, ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ये क्या है, ये पत्थरों के, ये पृथ्वी के यानी ग्रहों के ही भाग हैं। ये क्या हो गए थे, ये विस्फोटक के कारण टूट गए, और ये भी क्या हो गए, ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये किस किस के बीच में पाया जाता है, मंगल ग्रह और बृहस्पति पर। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात दे रखी है। आपको ये यहाँ पे ये याद रखना है जो ये क्षुद्र ग्रह से पहले ये जो चारों ग्रह ना, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चट्टान और लोहे के बने होते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह के जो बाद के जो ग्रह हैं ये 4, इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से मिलकर बने हैं। अब ये आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी आती है और मंगल। आंतरिक ग्रह में कौन से 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये किन किन से बने होते हैं, ये चट्टानों और लोहे से बने होते हैं। और बाह्य ग्रह में देखिए ये 4 ग्रह आते हैं, जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पे है इन ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे यहाँ पर आंतरिक ग्रह, मैंने अभी बताया आपको आंतरिक ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये इनके बढ़ते क्रम में ही दे रखा है। सबसे पहले बुध आता है सूर्य के, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। और ये जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये क्या होता है, चट्टान और लोहे के बने होते हैं। ये जो बुध है ये सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगाता है, शुक्र 255 दिन में 55 दिन में लगाता है, और जो हमारा पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाता है। और यहाँ पर जो मंगल है वो सूर्य का
एक चक्कर 687 दिन में लगाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए बाह्य ग्रह के बारे में। अभी मैंने बताया था ना आपको, बाह्य ग्रह किन किन से बन के होते हैं, गैस और तरल पदार्थ होते हैं। इनमें कौन कौन सा आता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और ये उनके बढ़ते ही क्रम में, ये बृहस्पति, फिर उसके बाद आता है शनि, फिर उसके बाद आता है यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये किस किस के बने होते हैं, ये गैस के बने होते हैं और तरल पदार्थ के होते हैं। और ये कौन से ग्रह होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं, बाद वाले 4 ग्रह। अब देखो बृहस्पति जो है वो सूर्य का एक चक्कर 11 साल 11 दिन में लगाता है। लगभग आप 12 साल कह सकते हो, सॉरी 11 साल 11 महीने में लगाता है, तो आप इसे 12 साल कह सकते हो। और शनि है, शनि सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, 29 साल 5 महीने में। यूरेनस 84 साल में लगाता है एक चक्कर। नेपच्यून 164 साल में लगाता है सूर्य का चक्कर। ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे क्या देखा है। आसमान में दिखाई देने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के साथ समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी होती है। यानी आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चल रहा है, उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं, जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं ना, जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। जैसा चंद्रमा है, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये क्या है, एक उपग्रह है। ऐसे ही जो हमारे अन्य 7 ग्रह हैं उनके भी उपग्रह हैं जो उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब सौरमंडल क्या होता है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो आपको याद रखना है, जो सौरमंडल के जो केंद्र में, जो बिल्कुल ही सेंटर में क्या है, सूर्य है। और फिर इसके चारों तरफ कौन से क्या है, ग्रह है। और ग्रह है यहाँ पर, जैसे ग्रह है यहाँ पर भी, इस पर भी ग्रह है। अब ये ग्रहों के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये उपग्रह है। और ऐसे ही आपने यहाँ पर क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ा था ना, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, चट्टान जो होते हैं, पत्थर यहाँ पर ऐसे जो पाए जाते हैं। तो इन सब से मिलकर बना है हमारा सौरमंडल। अब सूर्य क्या होता है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म और गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधकर रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो आपको अगर कोई पूछे कि हमारे सौरमंडल का प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत कौन है, तो आपको याद रखना, आपको बताना है सूर्य है। जो हमारा पृथ्वी भी क्या है, वो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा लेता है। लेकिन हम इसको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि ये नज़दीकी तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मीटर दूर है। तो आपको ये याद रखना, ये वाली लाइन, जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण से जो सूर्य से निकलने वाली जो ऊष्मा है वो हमारे तक हमें इतना महसूस नहीं होती। अब ग्रह क्या होते हैं, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। आपको याद रखना, जो हमारे सौरमंडल है वो 8 ग्रह हैं। और आपको पता है ना कि ग्रह क्या है, वो सूर्य, जो हमारा सूरज है, जो केंद्र में, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, सूर्य से के सबसे पास कौन आता है, बुध, फिर उसके बाद आता है शुक्र आता है, फिर उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद यूरेनस और फिर उसके बाद नेपच्यून। आपको सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि बुध सबसे पहले आता है और सबसे एंड में कौन सा ग्रह आता है, सूर्य के, नेपच्यून। और जो हमारा पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पर आता है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये सूर्य है, तो इसके चारों तरफ ये जो 8 ग्रह हैं, ये क्या है, इसका चक्कर लगाते हैं, किसका, सूर्य का। और सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं।
तो आपको याद रखना, ये जो चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार में ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं अपनी कक्षा में। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में ये केवल 88 दिन लगते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा है, जो बुध है वो क्या है, सूर्य के सबसे करीब पाया जाता है, और इसे एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो उसे किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल ही आकार में पृथ्वी की तरह ही दिखता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। आपको ये बात याद रखनी है कि जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, वो शुक्र है। ठीक है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह में कहे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, जो प्लूटो है उसे भी हम पहले ग्रह की सूची में रखते थे, पर वो क्या है, वो अपनी एक जगह चक्कर नहीं लगाता था, वो किसी के भी कक्ष में घुस जाता था, किसी दूसरे के कक्ष में। तो इसीलिए उसे क्या है, ग्रह की सूची से निकाल के उसे बौने ग्रह में डाल दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी क्या है, तीसरा ग्रह है। और पहला ग्रह कौन सा है, बुध, और सबसे एंड में कौन सा आता है, नेपच्यून। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। आपको याद रखना है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। और सबसे बड़ा जो हमारे ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। आपको ये याद रखना है। और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। ये ध्रुवों के पास चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभव केवल पृथ्वी पर ही है। तो आपको याद रखना है, पृथ्वी 8 ग्रह में से ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर वायु पाया जाता है, यहाँ पर ऑक्सीजन पाया जाता है, पानी पाया जाता है, यहाँ पर इंसान के रहने के लिए वो हर चीज़ पाई जाती है जो इंसान को जीने के लिए ज़रूरी है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। आपको ये बात याद रखनी है, जो पृथ्वी है वो कैसे रंग का दिखाई देता है, नीले रंग का। क्योंकि अगर हम ये पूरी पृथ्वी माने तो पृथ्वी का जो इतना जो हिस्सा है ये पानी से घिरा हुआ है, यानी 71% जो हिस्सा है पृथ्वी का वो पानी से घिरा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। आपके ये 2/3 हिस्सा क्या है, ये पानी से ढका हुआ है, और नीला ग्रह हम इसे कहते हैं। यहाँ पर ये बॉक्स में देखिए, क्या आप जानते हैं, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं। आपको ये याद रखना है, सूर्य से जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। आपको ये बात याद रखनी है कि सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा क्या होता है, हमारा पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। तो आपको याद रखना है कि जो पृथ्वी का उपग्रह जो है वो एक ही है, वो भी कौन है, चंद्रमा। और चंद्रमा हमें इतना साफ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक एकमात्र खगोलीय पिंड है। ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। आपको ये बात भी याद रखनी है कि जो पृथ्वी से चंद्रमा कितने दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो, जो सूर्य है वो कितना दूरी था, 500 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर था, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से कितनी दूर है, 3,84,000। तो आप दोनों का अंतर देख सकते हो यहाँ पर।
यहाँ पर कुछ रोचक तथ्य दे रखा है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि चंद्रमा पे जाने वाले व्यक्ति का जो पहला व्यक्ति था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कब गए थे? 20 जुलाई 1969 में। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह है वो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आपको याद रखना है, जो ग्रह है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह हैं वो इन ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है मानव निर्मित उपग्रह। ये क्या होता है? जैसे आप ये सैटेलाइट देखते हो या फिर आप रॉकेट देखते हो जाते आसमान में जाते हो, वो क्या होता है? वो एक तरह से वो कृत्रिम पिंड होता है, यानी मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। एक कृत्रिम पिंड है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो आपको याद रखना है, मानव निर्मित उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक तो ये हमें स्पेस यानी सौर मंडल ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेने के लिए और संचार माध्यमों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित कर दिया जाता है। तो ये जो मानव निर्मित उपग्रह है ये क्या होता है? ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग क्यों दिखता है, यानी ये चंद्रमा है तो हम चंद्रमा का सिर्फ हम यही वाला हिस्सा देखते हैं और कभी भी हमने इसका पीछे वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा ये हम नहीं देख पाते। इसका कारण क्यों? ये अगर ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है और साथ साथ ये भी घूमती रहती है। और ये पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? 27 दिन में। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जाता है। पूर्णिमा यानी हमने पहले पढ़ा है जिस दिन पूरा चांद दिख। अब क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह मैंने पहले ही आपको बताया, ये भी पहले ये ग्रह के ही हिस्से थे, लेकिन ये विस्फोट होने के कारण ये क्या हो गए? टूट गए और ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक पट्टी दिखी थी आपको, वही क्या होती है? वही क्षुद्र ग्रह है। तारों, ग्रह, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट गए। अब उल्का पिंड क्या होता है? ये जो आसमान में आप देखते हो ना टूटता हुआ तारा, यही एक तरह से उल्का पिंड होता है। ये भी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं जो अगर ये हमारी पृथ्वी की तरफ जब आते हैं तो ये पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण इन्हें खींच लेता है और जिस कारण ये घर्षण के कारण जलने लगते हैं और जल के फिर ये क्या होता है? चमकने लगता है। फिर हम इन्हें ही कहते हैं टूटता हुआ तारा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। जिस धरातल पर गिरता है ये गड्ढे कर देता है। तो आपको याद रखना है, जब उल्का पिंड क्या होता है? टूटता हुआ तारा ही होता है। और ये क्या होता है? ये भी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। और अगर ये जब पृथ्वी पर जब गिरते हैं, अगर ये पूरी तरह से नहीं जलते तो ये पृथ्वी पे गड्ढे कर देते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैला चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते का देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाशगंगा या मिल्की वे कहलाती है। जैसे आप आसमान में देखते हो, ये आप देख रहे हो ये इमेज, ये क्या है? इसी के अंदर क्या है? सूर्य भी है, ग्रह भी, और बहुत सारे सौर मंडल पाए जाते हैं। ये बहुत सारे तारों, करोड़ों लाखों तारों से मिलकर आकाशगंगा बनता है। हमारा सौर मंडल
इस आकाशगंगा का एक भाग है। तो आपको याद रखना है, बहुत सारे ग्रह को मिलाकर क्या बनता है, सौरमंडल। बहुत सारे सौरमंडल को मिलाकर आकाशगंगा बनता है यानी मिल्की वे। और जब बहुत सारे मिल्की वे को मिलाकर यानी आकाशगंगा को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहुत बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है कि बहुत सारे पृथ्वी यानी ग्रह को मिलाकर सौरमंडल बन रहा है, और बहुत सारे सौरमंडल को मिलाकर आकाशगंगा मिल रहा है, और बहुत सारे आकाशगंगा को मिलाकर ब्रह्मांड बन रहा है। तो आपको याद रखना है, ब्रह्मांड के अंदर आकाशगंगा आता है, आकाशगंगा के अंदर सौरमंडल, और फिर इसके अंदर ग्रह यानी पृथ्वी आती है। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अब हम अगली क्लास में